हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 11th का टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहला टॉपिक है भैया कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब सम्मिश्र संख्याएं। ठीक है, अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर भी। क्या बोलते हैं भैया? इमेजिनरी नंबर्स भी बोलते हैं। ठीक है, या यूं कहें कि काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि भैया अभी तक तो हम जानते थे कि रियल नंबर्स क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। अब 11th में आपका एक नया कॉन्सेप्ट आता है काल्पनिक संख्याओं का, मतलब रियल नंबर्स के अलावा काल्पनिक संख्या। तो ये कॉन्सेप्ट आता कहाँ से है? तो थोड़ा सा बैक चलते हैं। क्लास 10th में आपने पढ़ रखा था द्विघाती समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ ऐसा होता था। हम लिखते थे ax² + bx + c। ठीक है, और इसमें जो a होता था वो शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा होता था। ठीक है, a 0 नहीं हो सकता था, क्योंकि अगर a 0 हो जाता तो ये वाला टर्म 0 हो जाता, और अगर ये टर्म 0 होता तो भैया ये क्या लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण बन जाता, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना रहता। ठीक है, तो बात को समझेंगे। तो जब हम इसके मूल निकालने जाते थे, मतलब रूट्स निकालने जाते थे, तो उसके लिए श्रीधराचार्य के फार्मूले का इस्तेमाल करते थे। क्या लिखते थे भैया? -b +√b² -4ac/2a। ये लिखते थे, ये श्रीधराचार्य का नियम था। इसके हेल्प से हम इसके क्या निकालते थे? रूट्स निकालते थे, इनके मूल निकालते थे। ठीक है, तो आप समझिएगा, इसमें इसमें ये होता है। ठीक है, इसको बोलते थे विवित्तकर। क्या बोलते थे भैया? विवित्तकर। ठीक है, d√b² -4ac। ठीक है, यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट आता है क्या? समृद्ध संख्याओं का, काल्पनिक संख्याओं का। तो समझते हैं ये आता कैसे। देखिए, जब आपका d 0 से बड़ा होता था, मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू देता था। क्या देता था भैया? धनात्मक संख्या देता था ये d। ठीक है, सॉरी, ये। ठीक है, अगर ये हमको क्या देता था? एक धनात्मक। ठीक है, तो क्या होते थे? हमारे पास दो रूट्स आते थे। कितने भैया? टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलते थे हमको। क्या? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ये हमको मिलता था। कहने का मतलब क्या? डिस्टिंक्ट का मतलब समझिएगा कि दो अलग अलग भिन्न। ठीक है, और रियल रूट्स मतलब वास्तविक मूल। ठीक है, दो हमको वास्तविक मूल मिलते थे। ठीक है, दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल मिलते थे जब ये d हमारा विवित्तकर पॉजिटिव होता था, धनात्मक होता था, >0 होता था। ठीक है, जब आपका ये d 0 के बराबर हो जाता था। ठीक है, जब ये अगर b² -4ac की वैल्यू देखें, अगर वो 0 के बराबर हो जाती थी, तब क्या होता था? तो हमारे क्या, तब भी हमको क्या रियल रूट्स ही मिलते थे। ठीक है, 2 रियल रूट्स मिलते थे। ठीक है, रियल रूट्स मतलब वास्तविक मूल मिलते थे। ठीक है, जैसे रियल नंबर्स होती हैं। ठीक है, तो रियल नंबर्स के फॉर्म में हमको मिलता था, वास्तविक संख्याओं के फॉर्म के रूप में मिलता था। आप कहोगे सर यहाँ आपने 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स लिखा है, यहाँ 2 रियल, तो यहाँ 2 डिस्टिंक्ट मतलब मान लो 3 और 5 मिल गया, और ठीक है 2 रूट्स मिल गए किसी इक्वेशन के, और यहाँ 2 रियल रूट्स का मतलब क्या? दोनों रूट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे, 3 जैसे मिल गया। तो यहाँ आप एक चीज ऐड कर लीजिएगा, 2 इक्वल रियल रूट्स। ठीक है, बात को समझिएगा। लेकिन यही जब आपका ऋणात्मक हो जाता था, <0 हो जाता था, मतलब निगेटिव वैल्यू आ जाती थी, तब क्या होता था? तब हम ये कहते थे नो रियल रूट्स। क्या भैया? नो रियल रूट्स। ठीक है, मतलब वास्तविक मूल नहीं मिलते थे। क्या भैया? वास्तविक मूल नहीं मिलते थे, वास्तविक मूल नहीं मिलते थे। तब क्या होता था? तब हमको मिलता था 2 इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, तो हमको मिलते थे 2 काल्पनिक मूल। ठीक है, तो 2 इमेजिनरी। यहीं से ये समृद्ध संख्याओं का, कॉम्प्लेक्स नंबर का, इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट आता है कि जब आपका क्या स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू आपकी क्या हो जाए? नेगेटिव हो जाए। तो समझिएगा इस बात को। मान लीजिए आपके पास क्या है? x ऐसा मिल जाता, -b +- इसके अंदर क्या निगेटिव ऋणात्मक वैल्यू मिल जाती है, ऋणात्मक माना जाता था। तब सवाल उठता था कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए स्क्वायर रूट के अंदर क्या भैया, स्क्वायर रूट के अंदर आपकी निगेटिव वैल्यू है। क्या है? नेगेटिव वैल्यू है, ऐसा कुछ है। मान लो -3i है, ऐसा कुछ मान लेते हैं, निगेटिव वैल्यू है। ठीक है, जब ये इसके अंदर निगेटिव वैल्यू होती थी तो इसको कैसे सॉल्व करते थे? तब हम कहते थे कि, सॉरी माय मिस्टेक, थोड़ी सी गलती यहाँ लिख दिया मैंने। जब आपके
आपके पास रूट में क्या नेगेटिव माइनस वाली वैल्यू मिल जाती थी, ठीक है। तब क्या करते थे आप, देखिएगा, तब हम इसको ये करते हैं -1 × 3 इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक यहीं से एक कॉन्सेप्ट आता है आयोटा का, ठीक है, आयोटा का, IOTA, आयोटा, इसको आई से भी बोलते हैं भाई, क्या है आयोटा एक ग्रीक वर्ड है, और इसको सिंपली हम आई भी बोल सकते हैं, आई से डिनोट भी करते हैं, इसको आई से प्रदर्शित भी करते हैं। तो देखिएगा आई का कॉन्सेप्ट क्या है, आई कहता है कि भैया आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, या यूं कहें इसी को आप ऐसे कह सकते हो कि आई की वैल्यू √1 होती है, ठीक है। ये रहा आई का कॉन्सेप्ट। तो हमने क्या किया कि भैया ये इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, और ये √3, तो इसकी वैल्यू क्या √3i लिख सकते हैं क्या, ठीक है। यहीं से इमेजिनरी नंबर्स का क्या भैया, इमेजिनरी नंबर्स का कॉन्सेप्ट आता है, समृद्ध संख्याओं का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। बात को समझिएंगे, इसको नोट करेंगे, ठीक है, इसको नोट करिए, नोट हो गया। देखिएगा अब सवाल उठता है कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर पहचानेंगे कैसे, कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रदर्शित कैसे करेंगे, ठीक है। तो इस बारे में बात करते हैं, समृद्ध संख्याओं को प्रदर्शित कैसे करेंगे, ठीक है। देखिएगा, तो समृद्ध संख्याओं को प्रदर्शित करने का एक तरीका होता है, इसको बोलते हैं जेड से, हमेशा समृद्ध संख्याओं को जेड से, कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से प्रदर्शित करेंगे, और जेड इक्वल टू, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिखते हैं a+ib, क्या भैया a+ib, और a और b यहाँ वास्तविक संख्याएं होती है, a एंड b क्या है, रियल नंबर्स हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। क्या है भैया, वास्तविक संख्याएं हैं ए और बी, ठीक है। बात को समझिएगा, और अब यहां समझिए, ये है हमारा क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है, समृद्ध संख्या को डिनोट करते हैं, ठीक है। ये जो होता है ये हमारा कहलाता है वास्तविक भाग, रियल पार्ट, क्या भैया, ये होता है हमारे किसी भी समृद्ध संख्या का वास्तविक भाग, ठीक है, या इसको रियल पार्ट बोल देंगे, क्या बोल देंगे भैया, रियल पार्ट बोल देंगे। ये जो हमारा होता है इसको हम लोग बोलते हैं काल्पनिक भाग, या इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं भैया, इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका ये है कि रियल पार्ट को जैसे आपको डिनोट करना है, दिखाना है, तो इसको ऐसा लिखते हैं REZ, ठीक है, क्या भैया REZ, तो REZ की वैल्यू क्या है, a है, ठीक है। इसका मतलब ही हुआ कि रियल पार्ट z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और उसके रियल पार्ट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है भैया, उसके रियल पार्ट की बात कर रहा है, तो उसके रियल पार्ट क्या है, a है, ठीक है। बात को समझेंगे, और इमेजिनरी पार्ट को कैसे दिखाते हैं, इमेजिनरी पार्ट को IM लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, IM, और Z मतलब ये बात कर रहा है कि Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक समृद्ध संख्या है, और उसके इमेजिनरी भाग को, उसके काल्पनिक भाग की बात कर रहा है, तो इसका काल्पनिक भाग क्या हो जाएगा भैया, B। कोई भी IB मत लिखिएगा भैया, IB नहीं होता इमेजिनरी भाग, ठीक है, सिर्फ B हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो बात समझ में आई होगी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे डिनोट करते हैं। जैसे कि अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें, तो जैसे अगर हम बात करते हैं 2 + 3i, क्या भैया 2 + 3i, z बराबर 2 + 3i, ठीक है। बात को समझिएगा, तो ये क्या है, देखिएगा ध्यान से, ये वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है, और क्या ये वाला जो पार्ट है ये हमारा क्या है, वास्तविक भाग है, रियल पार्ट है, और ये वाला जो पार्ट है ये हमारा क्या है, काल्पनिक भाग है। तो अगर हमको यहां से दिखाना हो रियल पार्ट ऑफ जेड, क्या वास्तविक भाग, समृद्ध संख्या जेड का वास्तविक भाग, तो ये हो जाएगा 2, और अगर हमको इमेजिनरी पार्ट दिखाना है तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड ये हो जाएगा हमारा कितना, 3 हो जाएगा। बात को समझिएगा, ठीक है, इतना समझ में आया। देखिएगा, जैसे अगर हम बात करते हैं z = √2 + √3i, तो ये भी सही है भाई, ये हमारा क्या है, इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा z का, ये हो जाएगा कितना, √2, और इसका इमेजिनरी पार्ट जो हो जाएगा z का वो हो जाएगा कितना, √3 हो जाएगा भैया, ठीक है। एक चीज और समझिए, अगर हमने इस z को ऐसा लिख दिया √3 + 0i, क्या भैया
√3 + 0i। अब देखिएगा यहाँ ध्यान से, यहाँ हमारे पास क्या वास्तविक भाग तो है, वास्तविक भाग तो है, लेकिन काल्पनिक भाग हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, क्या हो गया भैया, ये 0 हो गया। तो ऐसे नंबर्स को, ऐसी समृद्ध संख्याओं को, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या बोलते हैं, प्योरली रियल नंबर्स। क्या बोलते हैं, पूर्णतया वास्तविक नंबर या पूर्णतया वास्तविक संख्या। ठीक है, प्योरली रियल नंबर ऐसा बोलते हैं, या पूर्णतया वास्तविक संख्या। ठीक है, बात को समझेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया, प्योरली रियल नंबर हो गए। ये जो हमारी इमेजिनरी जेड है, ये कैसा है, यहाँ प्योरली रियल नंबर है। ठीक है, लेकिन अगर यही काम ऐसा हो जाए 0 + √3i, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं भैया, पूर्णतया क्या, पूर्णतया काल्पनिक संख्या, प्योरली इमेजिनरी नंबर इसको बोल देते हैं भैया, क्या, पूर्णतया काल्पनिक संख्या, या यूं कह दें कि प्योरली इमेजिनरी नंबर। क्या, प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो एक बात समझ में आई होगी कि जब भैया आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर पूर्णतया वास्तविक संख्या होगी, या यूं कहें कि प्योरली रियल होगी, तो क्या हो जाएगा, उसका इमेजिनरी पार्ट, क्या भैया, इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसका काल्पनिक भाग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब भी कोई समृद्ध संख्या आपकी क्या होगी, प्योरली इमेजिनरी होगी, पूर्णतया काल्पनिक संख्या होगी, तब क्या होगा, तब इसका जो रियल पार्ट है वो क्या हो जाएगा, 0। जो वास्तविक भाग है वो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है, नोट करिए इसको, नोट हो गया। देखिएगा, एक कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी। अगर दो वास्तविक संख्याएं, दो समृद्ध संख्याएं बराबर हैं, तो किस केस में बराबर होगी, उसकी कंडीशन क्या होगी, इस बारे में बात करेंगे। तो इसको नोट कर लिया हो तो हटाते हैं। ठीक है, एक मिनट भैया। तो इसको क्या बोलेंगे भैया, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी। कहने का मतलब है कि दो समृद्ध संख्या, मान लीजिए कोई समृद्ध संख्या हमने ले ली Z1, ठीक है, Z1 ले ली पहली समृद्ध संख्या, इसको बोल दिया A + IB है। ठीक है, ठीक है, और दूसरी समृद्ध संख्या ले ली Z2, ये बोल दिया C + ID है। ठीक है, अब अगर इन दोनों को बराबर होना है, ये दोनों समृद्ध संख्याएं बराबर होंगी, Z1 और Z2 बराबर होगी, इफ एंड ओनली इफ, केवल और केवल इस केस में। कब, कि जब भैया आपका जो रियल पार्ट है वो इक्वल हो जाए, रियल पार्ट Z1 का इक्वल हो जाए रियल पार्ट Z2 के। कहने का मतलब A और C इक्वल हो जाए। ठीक है, और ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये कहती है कि Z1 का इमेजिनरी पार्ट Z2 के, इमेजिनरी पार्ट कहने का मतलब Z1 का काल्पनिक भाग Z2 के काल्पनिक भाग के बराबर हो जाए। तो भैया इमेजिनरी पार्ट, काल्पनिक भाग Z1 का Z2 के काल्पनिक भाग के बराबर हो जाए, मतलब B और D इक्वल हो जाए। और अगर B और D दिया हुआ है, ठीक है, देखिएगा, अगर दो समृद्ध संख्याएं हैं और वो दोनों इक्वल है, वो दोनों बराबर हैं, तो क्या होगा, उसके जो वास्तविक भाग है और उसके जो काल्पनिक भाग है, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे।
ये दो के दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अच्छा एक बात और, अगर हम ये कह दें कि भैया दो समृद्ध संख्याएं ऐसी हैं कि उनके दो समृद्ध संख्याएं ऐसी हैं कि उनके जो वास्तविक भाग हैं और जो इमेजिनरी भाग हैं, ठीक है, इमेजिनरी भाग हैं वो दोनों इक्वल हैं, बराबर हैं, वो दोनों बराबर हैं, तब वाइस वर्सा भैया इसी का उल्टा, तब क्या इसका मतलब है कि उसकी जो समृद्ध संख्याएं हैं वो भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे दो समृद्ध संख्याओं को पूछा है कि बराबर कब होंगी, तो भैया वास्तविक भाग बराबर है और इमेजिनरी भाग बराबर है तो बराबर होगी। या आपको ऐसा दिया है कि दो समृद्ध संख्याएं ऐसी हैं कि उनके वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग दोनों बराबर हैं, तब दोनों समृद्ध संख्याएं भी बराबर होंगी। तो इसी पर एक क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है, नोट करेंगे इसको। एक एग्जांपल करेंगे। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है 4x प्लस आई 3x माइनस वाई, ये बराबर हो जाएगा किसके, 3 प्लस आई माइनस 6 माइनस 6। ये आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। आपको दो, देखिए ध्यान से देखिए, दो समृद्ध संख्याएं दी हुई हैं, एक समृद्ध संख्या ये है और एक समृद्ध संख्या ये है, ठीक है। एक इमेजिनरी नंबर ये है, एक इमेजिनरी नंबर ये है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है। अब देखिएगा, अब आपसे क्या पूछा, क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए x और y की वैल्यू, x और y की क्या वैल्यूज होंगी। तो भैया अभी हमने पढ़ा कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर, दो समृद्ध संख्याएं आपस में बराबर है, क्या दो समृद्ध संख्याएं आपस में बराबर हैं, तब क्या होगा, उसके जो वास्तविक भाग हैं वो बराबर होंगे और उसके जो काल्पनिक भाग है, इमेजिनरी पार्ट है, वो भी बराबर होगा। तो देखिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर का वास्तविक भाग कौन सा है, ये वाला भाग है, और काल्पनिक भाग कौन सा है, ये है। इसी तरह यहां वास्तविक भाग ये है और काल्पनिक भाग क्या है, ये है। तो इन दोनों को क्या कर लें, बराबर कर दें। तो देखिएगा ध्यान से, यहां से जब आपने क्या किया, रियल पार्ट Z1 का बराबर किया रियल पार्ट Z2 के, ठीक है, तो क्या आया, 4x इक्वल टू 3 आ गया। ध्यान से देखिएगा, 4x इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3/4 आ गई, ठीक है। और जब आप इसके काल्पनिक भाग को, इमेजिनरी पार्ट को बराबर करते हो, तब क्या होता है, देखिएगा इसका इमेजिनरी पार्ट क्या, 3x माइनस वाई बराबर हो जाएगा -6 के, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, आपके पास दो इक्वेशन, एक इक्वेशन से x की वैल्यू आ गई और दूसरा इक्वेशन ये बना। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है, अब y की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू यहाँ से उठाकर यहाँ पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 3 × 3/4 माइनस वाई इक्वल टू -6, ठीक है। अब देखिएगा क्या करेंगे, ये हो जाएगा y इक्वल टू 3 3 9, 9/4 प्लस 6, ठीक है। ध्यान से देखिए भाई, y को हम इधर ले गए, इसको इधर ले आए, ठीक है। तो देखिएगा y पॉजिटिव हो गया और ये -6 प्लस 6 में चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 चौक 24, 24 9 कितना हो जाएगा भैया, 33, 33/4। तो x और y की दोनों की वैल्यू हमको निकल गई। देखिएगा, नोट करेंगे इसको। अच्छा एक चीज और समझिएगा कि भैया दो काल्पनिक दो समृद्ध संख्याएं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर तो हो सकती हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं बता सकते कि कौन सी काल्पनिक संख्या किस काल्पनिक संख्या से बड़ी है या छोटी है। कहने का मतलब ये है, हम तुलना नहीं कर सकते दो कॉम्प्लेक्स नंबर में, दो समृद्ध संख्याओं में हम तुलना नहीं कर सकते। ये मीनिंगलेस है भैया, ये क्या है, मीनिंगलेस है तुलना करना, ठीक है। इसका कोई मतलब नहीं निकलता, इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है। जैसे देखिए, अगर हम ये कहते हैं कि Z1 बड़ा है Z2 से या Z2 बड़ा है Z1 से, तो ये एकदम मीनिंगलेस है, इसका कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर में कंपैरिजन कभी नहीं कर सकते, उनको कंपेयर नहीं कर सकते कि कौन बड़ा है या कौन छोटा है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो कंपैरिजन इसमें क्या होता है, मीनिंगलेस होता है, तुलना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम इक्वलिटी पता लगा सकते हैं कि बराबर है कि नहीं है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और बराबर है तो अगर ऐसा कोई
क्वेश्चन है कि एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है, इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट निकालना है, तो भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको नोट करेंगे, उसके बाद अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलेंगे। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, समृद्ध संख्याओं का बीजगणित। ठीक है, ठीक है, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, समृद्ध संख्याओं का बीजगणित। भैया बीजगणित का मतलब क्या होता है कि भैया जोड़ करना, घटाना करना, गुणा करना, भाग करना। ठीक है, बीजगणित का मतलब यही है, अलजेब्रा का मतलब। ठीक है, तो सबसे पहले ये करें कि दो समृद्ध संख्याओं को जोड़ते कैसे हैं। ठीक है, दो समृद्ध या दो क्या, दो से ज्यादा के लिए भी यही नियम है, समृद्ध संख्याओं का योग। क्या भैया, समृद्ध संख्याओं का योग, कहने का मतलब एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखिएगा, मान लीजिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपकी है, पहली कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 जो कि है a प्लस आई बी, दूसरी समृद्ध संख्या है Z2 C प्लस आई डी। ठीक है, अब इनको हमको जोड़ना है, क्या करना है भैया, इनको जोड़ना है। तो Z1 प्लस Z2 ये क्या हो जाएगा, a प्लस आई बी, और उसके बाद क्या, प्लस C प्लस आई डी। तो एक बात का आप ध्यान रखेंगे कि जब भी आप जोड़ेंगे समृद्ध संख्याओं को, तो समृद्ध संख्याओं को जोड़ने में जो हमारा वास्तविक भाग है वो वास्तविक भाग से जुड़ेगा, और जो काल्पनिक भाग है वो काल्पनिक भाग से जुड़ेगा। मतलब रियल नंबर से ऐड होगा और इमेजिनरी नंबर से। ठीक है, मतलब इमेजिनरी पार्ट एक्चुअली। ठीक है, तो भैया A और C ऐड हो जाएगा, और यहाँ क्या, आई बी प्लस आई डी। ठीक है, इसको थोड़ा सा और लिखें तो A प्लस सी प्लस आई कॉमन ले लीजिए, ये आ जाएगा B प्लस डी। बात समझ में आई होगी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे हम जोड़ते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आप ध्यान दिए होंगे कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर थी, ये हमारी एक समृद्ध संख्या थी, ये भी एक हमारी क्या थी, कॉम्प्लेक्स नंबर थी। ठीक है, उसके बाद इनके एडिशन से, मान लो कि Z1 और Z2 के एडिशन से हमारी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z3 बनी। ठीक है, तो ये Z3 भी एक क्या होगी, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगी, वाह समृद्ध संख्या होगी। ठीक है, ध्यान से देखिए ना, ये हो गया हमारा रियल पार्ट वास्तविक भाग, और ये हो गया इमेजिनरी भाग, आई लगा है इसलिए इमेजिनरी भाग। ठीक है, इसको नोट करेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, समृद्ध संख्याओं के योग का गुण या प्रॉपर्टी जो भी आप बोलते हो। ठीक है, उसमें पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी, संवरक नियम। ठीक है, हटा दें। तो इसी में थोड़ा सा ऐड कर लेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, समृद्ध संख्याओं के योग का गुण, गुण कह सकते हैं, नियम कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला है संवरक नियम। क्या है भैया, पहला है संवरक नियम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है भैया, क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर समृद्ध संख्या है और Z2 भी समृद्ध संख्या है, तो इनके एडिशन से, इनके योग से जो एक नई कॉम्प्लेक्स नंबर, जो एक नई नंबर बनेगी, जो ठीक है, वो भी एक क्या होगी, समृद्ध संख्या होगी। बात में समझ में आया कि भैया क्या, दो समृद्ध संख्याओं का योग क्या होता है, एक समृद्ध संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि समृद्ध संख्याओं का योगफल एक समृद्ध संख्या होती है।
समृद्ध संख्या होती है। क्या भैया, समृद्ध संख्याओं का योग एक समृद्ध संख्या होती है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन जो आता है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लिखिए, इसको नोट करिए। चलिए अगला नियम पढ़ेंगे, कॉम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि अगर दो समृद्ध संख्याएं हैं आपके पास, एक Z1 है एक Z2 है, ठीक है, दो समृद्ध संख्याएं हैं, तो इनका एडिशन जब हम करते हैं, क्या, जब Z1 बराबर Z1 प्लस Z2 करते हैं तो इसमें क्रम का कोई महत्व नहीं होता। कहने का मतलब चाहे आप Z1 प्लस Z2 करिए, चाहे Z2 प्लस Z1 करिए, कोई महत्व नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसमें क्रम का कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही है हमारा क्या भैया, क्रम विनिमय नियम। ठीक है, कुछ खास नहीं है, लेकिन ठीक है भैया, आपको कभी कंफ्यूजन हो सकता है कि भैया Z1 प्लस Z2 करें या Z2 प्लस Z1 करें, कहीं कंफ्यूजन ना हो, इसलिए क्या, इस नियम को ध्यान रखेंगे, क्रम विनिमय नियम। तो कहने का मतलब क्या है, समृद्ध संख्याओं का योग जो होता है वो एडिशन जो होता है वो क्रम विनिमय नियम, कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, इसी के अनुसार चलता है। ठीक है, ये दूसरा था आपका। तीसरा देखिएगा, तीसरा है एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य नियम। ये क्या कहता है, साहचर्य नियम क्या कहता है, एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि अगर आपके पास तीन समृद्ध संख्याएं हैं, Z1, Z2 एंड Z3, ठीक है, ये तीन आपके पास समृद्ध संख्याएं हैं, ठीक है, तो अब आप, और इनका आपको क्या करना है, योग करना है। कहने का मतलब Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। तो सवाल उठता है कि पहले किन दोनों को जोड़े। भाई आप तीनों को इकट्ठा तो जोड़ नहीं रहे हो, आप किसी दो को पहले जोड़ोगे फिर एक को जोड़ोगे। ठीक है, तो किन दो को पहले जोड़े, तो भैया साहचर्य नियम ये कहता है योगफल का कि भैया आप चाहे पहले इन दोनों को जोड़ लो, चाहे पहले इन दोनों को जोड़ो। कहने का मतलब चाहे पहले इन दोनों को एसोसिएट करके एक साथ लेकर जोड़ लो तब इसको उसमें जोड़ो, चाहे आप पहले इन दोनों को जोड़ लो, एसोसिएट कर लो तब इसमें जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या, आप कहोगे सर ये भी तो कर सकते हैं, पहले इन दोनों को जोड़ लें और जो आए, जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर, जो एक समृद्ध संख्या बने उसमें फिर से इसको जोड़ लें। यस, कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसको नोट करिए, इसको नोट करिए। तो अगला लॉ पढ़ाते हैं। नोट कर लिया। अब पढ़ेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, कितने हो गए, 3 हो गए, चौथा लिखेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, इसको बोलते हैं योगात्मक तत्समक का अस्तित्व। क्या भैया, योगात्मक तत्समक का अस्तित्व। ठीक है, कहने का मतलब ये है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, मान लो आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z है, ठीक है, उसमें एक ऐसी कॉम्प्लेक्स नंबर जोड़ दीजिए कि उसका मान ना बदले, क्या, वो वही सेम रहे। कहने का मतलब ये है कि भैया मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक Z कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें हम ऐसी कॉम्प्लेक्स नंबर जोड़ दें कि वापस ये वही मान आ जाए। तो ये जो मान हम इसमें जोड़ते हैं, जो समृद्ध संख्या इसको जोड़ेंगे, वही कहलाएगा क्या, एडिटिव आइडेंटिटी, योगात्मक तत्समक। तो भैया ऐसा क्या है, ऐसा सिर्फ एक ही है, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या भैया, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको ऐसे डिनोट करते हैं।
जीरो से ही डिनोट करते हैं, बट ये होता है ऐसा है, ठीक है। ये जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं भैया? जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। यही हमारा क्या हो जाता है? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी। तो भैया अगर हम यहाँ जीरो जोड़ दें, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर जोड़ दें, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या इस कॉम्प्लेक्स नंबर में? नहीं पड़ेगा। तो यही हमारा क्या हो गया? योगात्मक तत्समक, ठीक है, या आइडेंटिटी हो जाएगा, ठीक है। नोट करेंगे इसको। ठीक है, नोट कर लिया। अब हम पढ़ेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। क्या पढ़ेंगे? एडिटिव इनवर्स, योगात्मक प्रतिलोम, ठीक है। क्या? आइडेंटिटी की जगह इनवर्स हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इनवर्स, ठीक है। इनवर्स का मतलब प्रतिलोम होता है। क्या होता है भैया? देखिएगा, आइडेंटिटिव इनवर्स क्या होता है? ये ऐसा है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर जोड़ दें, भैया किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में हम ऐसी कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड कर दें कि वो क्या बन जाए, ऐड होने के बाद जो आए वो जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर हो। क्या हो भैया? जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर आए, ठीक है। कहने का मतलब इसको खत्म कर दे, ठीक है। तो क्या हो सकता है भैया? माइनस जेड हो सकता है। क्या हो सकता है? माइनस जेड हो सकता है। ये जो माइनस जेड है ये योगात्मक प्रतिलोम है। क्या है? यही हमारा क्या है? योगात्मक प्रतिलोम है। या हम कह सकते हैं कि समृद्ध संख्या का क्या निगेटिव वैल्यू जो आएगी, ठीक है, माइनस लगा दीजिए और जो आएगा वही हमारा क्या होगा? योगात्मक प्रतिलोम होगा, कि एडिटिव इनवर्स होगा। जैसे ध्यान से देखिए, अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ही ऐसा है, क्या है? जेड है, 3 + 2i ऐसा लिख दिया हमने। तो भैया इसमें क्या जोड़ दें? तो भैया माइनस जेड जोड़ दें। तो माइनस जेड का मतलब माइनस ये 3 + 2i, और ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा, -2i ये आएगा। तो अब जरा ध्यान से देखिए, अगर इसको हम जोड़ते हैं तो 3 + 2i प्लस ये -3 - 2i, ठीक है। तो क्या आएगा? ध्यान से देखिए, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, आएगा जीरो ना। तो अगर ऐसी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, जिनको जोड़ने पर क्या आ जाए? जीरो आ जाए, तो इसका मतलब वो एक दूसरे के क्या है? योगात्मक प्रतिलोम है। क्या है भैया? योगात्मक प्रतिलोम है। इस बात का ध्यान रखेंगे। क्या है? योगात्मक प्रतिलोम है, ठीक है। इसको ऐसा भी बोल सकते हैं भैया, नेगेटिव ऑफ जेड है ये। क्या है? नेगेटिव मतलब ऋणात्मक मान है। नोट करेंगे इसको, नोट करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम सब्ट्रैक्शन पर चलते हैं, ठीक है। हटा लें। ये नहीं होगा। इसको लिखेंगे अंतर। सब्ट्रैक्शन का मतलब अंतर से हो जाता है, डिफरेंस, ठीक है। या इसको ऐसा लिख सकते हैं, डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। अब देखिएगा, मान लीजिए आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक Z1 है जो कि A + IB है, और एक Z2 है जो कि C + ID है, ठीक है। ये ऐसा है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास। हमने कह दिया कि भैया इसका क्या डिफरेंस निकालो, अंतर निकालो, इसको सब्ट्रैक्ट करो। कहने का मतलब Z1 - Z2 कह दिया। क्या कह दिया? Z1 - Z2 कह दिया। तो ये कैसा हो जाएगा? A + IB माइनस ये हो जाएगा क्या? C + ID। तो देखिएगा ध्यान से, अब जब हम योग करते थे तो योग में क्या होता था? जो आपके वास्तविक भाग होते थे वो जुड़ जाते थे, और जो काल्पनिक भाग होते थे वो जुड़ जाते थे। तो वैसा ही यहाँ सब्ट्रैक्शन में भी होगा, अंतर में भी होगा, मतलब घटाने में भी, कि हम क्या करेंगे? जो हमारे वास्तविक भाग हैं उनको घटाएंगे, और जो इमेजिनरी भाग है, काल्पनिक भाग है, उनको घटाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? A - C हो जाएगा,
और यहाँ देखिए यहाँ क्या आएगा, आई बी माइनस आई डी आएगा, आई कॉमन ले लीजिए तो ए माइनस सी एक है और आई ये हो जाएगा बी माइनस डी। ठीक है, ये Z1 माइनस Z2 आएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। ठीक है, अगर ये हो गया तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, अब हम लोग पढ़ेंगे भाई योग हो गया, घटाव हो गया, अब गुणन पढ़ेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। तो क्या एक आध क्वेश्चन कर लिया जाए? चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, इसको हटा देते हैं तब तो लिखेंगे। एक एग्जाम्पल करेंगे एनसीईआरटी का। ठीक है, एग्जाम्पल मैं नोट कर लेता हूँ। देखिए भैया, ये एग्जाम्पल है सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, डिफरेंस निकालने का। एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये दी हुई है हमको। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये दी हुई है, इनका हमको क्या निकालना है, सब्ट्रैक्शन निकालना है। ठीक है, तो देखिएगा इसको सॉल्व करेंगे। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 + 3i। ठीक है, 6 + 3i। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करें -2, ये हो जाएगा +i। ठीक है, अब देखिए ये रहा रियल पार्ट, वास्तविक भाग ये, और ये रहा इमेजिनरी भाग। ठीक है भाई, ये रहा हमारा क्या, वास्तविक भाग, और ये दोनों क्या है हमारे इमेजिनरी भाग। तो इनको एक साथ लिखेंगे तो 6 - 2 हो जाएगा, और यहाँ क्या 3i + i ऐसा हो जाएगा। ध्यान से देखिए, 6 - 2 4 प्लस, और 3i + 1i क्या 4i। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक तो ये है, एक एग्जांपल ये है, देखिएगा ध्यान से, ये है 2 - i और ये है 6 + 3i। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनका क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, इनको हमको घटाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 - i -6 - 3i, अंदर माइनस साइन का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये क्या, ये देखिए ये रियल पार्ट है, ये वास्तविक भाग है, और ये इमेजिनरी भाग है। इनको एक साथ और इनको एक साथ लिख लें। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 - 6, ये हो जाएगा -i - 3i। ठीक है, तो 2 - 6 क्या आएगा भैया, -4, और ये क्या -4i। ठीक है, देखिए दोनों जगह से -4 कॉमन है, आप कॉमन निकाल सकते हो -4। यहाँ क्या हो जाएगा 1 + i, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, या गुणनफल ऑफ दो समृद्ध संख्याओं का गुणन। ठीक है, हटाएं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, दो समृद्ध संख्याओं का गुणन कैसे करेंगे इस बात पर। ठीक है, तो देखिएगा, मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपका Z1 है, ये a + ib है, और एक दूसरी कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 है, जो है c + id। क्या भैया, a + ib और c + id। अब हमको क्या करना है, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, मतलब Z1 × Z2 निकालना है। तो कुछ नहीं, नॉर्मल मेथड से करते हैं। देखिए a + ib, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई c + id। ठीक है, ऐसा हो गया। अब क्या करिए, इस a से, भैया बेसिक रूल पर चलेंगे मल्टीप्लिकेशन के। ठीक है, a से पहले इसमें मल्टीप्लाई करिए, फिर इसी a से इसमें मल्टीप्लाई करिए। चलिए करते हैं। तो a और c का मल्टीप्लाई ac, और a + id का मल्टीप्लाई क्या ad, और i लिख लीजिए, या i पहले भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और देखिए ये प्लस आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन एक बार इसमें करेंगे, और इसका मल्टीप्लिकेशन एक बार इसमें करेंगे। ठीक है, इस वाले टर्म का। तो IB का C के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आएगा, IBC आ जाएगा। क्या आएगा भैया, IBC आ जाएगा। और IB का ID के साथ करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, I², भैया I² BD आ जाएगा। क्या आ जाएगा, I² BD आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, ध्यान से देखिएगा। तो ध्यान से देखिए, ये हो गया AC + IAD + IBC, और या I² की वैल्यू अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ी थी, -1 होती है। क्या होती है भैया, -1। I की वैल्यू पढ़ा था √(-1), मतलब I मतलब आयोटा। ठीक है, आयोटा की वैल्यू अभी हम लोगों ने पढ़ा था
क्या होता है आयोटा, रूट ओवर -1, ठीक है, -1 का क्या वर्गमूल, ठीक है। तो आई स्क्वायर, आई, ठीक है, आई का जो स्क्वायर किया वर्ग किया तो -1 आएगा। तो देखिए आई स्क्वायर है तो -1, तो -1 माइनस बी डी लिख दें सीधा, ठीक है। अब देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये हमारा क्या है, काल्पनिक भाग है, ये हमारा क्या है, इमेजिनरी भाग, और ये जो है ये क्या देगा हमको, रियल, ठीक है, रियल पार्ट है ये हमारा। तो इनको एक साथ लिख लीजिए, ये हो जाएगा ए सी माइनस बी डी, ठीक है। और उसके बाद क्या, इन दोनों जगहों से क्या कर लें, आई कॉमन ले लें, ये हो जाएगा ए डी प्लस बी सी, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, गुणनफल जो आया वो ये आया हमारा, ठीक है। और ये भी एक क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। ध्यान से देखिए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर थी, समृद्ध संख्या, ये एक समृद्ध संख्या थी, तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन, मान लो इसका मल्टीप्लिकेशन हमने कह दिया एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर बना कि नहीं बना, इसको कह दिया Z3, तो Z3 भी क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। देखिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे पहचाना भैया, स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच करिए, क्या होता था स्टैंडर्ड फॉर्म भैया, एक रियल नंबर आती थी, वास्तविक संख्या प्लस आई, और फिर एक वास्तविक संख्या आती थी, ठीक है, ये ऐसा होता था। तो देखिए ये वास्तविक भाग हो गया और ये इमेजिनरी भाग हो गया, काल्पनिक भाग आई के साथ है इसलिए, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक हमारी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इसको नोट करिए, एक एग्जांपल इस पर करते हैं, ठीक है, नोट करिए जल्दी। चलिए एग्जांपल करेंगे, 3 + i5 का मल्टीप्लाई 2 + i6 के साथ, ठीक है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने दे दिया भैया, ये Z1 है और ये Z2 है, इनका मल्टीप्लिकेशन। भाई देखिए आप चाहो तो आप फार्मूला रट सकते हो, बट इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ये एक तरीके से फार्मूला ही हुआ, इसको रटने का कोई मतलब नहीं, आप बेसिक से सॉल्व करो, आपको आसानी रहेगी, ठीक है। आप सीधा मल्टीप्लाई करो, ठीक है, करते करते आप खुद ही समझ जाओगे, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस तरीका याद रखिए कि मल्टीप्लाई हुआ कैसे, ठीक है। इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपली हमको मल्टीप्लाई करना है, तो पहले 3 का 2 से किया 6 आया, और 3 का ये 6 है, बी मत समझना, ठीक है। 6 आई से किया या i6 कह दीजिए, बात एक ही है, ठीक है। तो 6 3 18 आई, इसको 18 ये आई लिख लें, ठीक है। और उसके बाद i5 का 2 से किया तो 5 2 10 आई, क्या भैया 10 आई, और ये i5 का i6 से किया तो 6 5 30, और आई का मल्टीप्लिकेशन आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर 30, ठीक है, या 30i², जैसा आपकी मर्जी वैसा लिखो। ध्यान से देखिएगा, ये 6 और ये 18i + 10i कितना 28i, और ये i² -1 होता है तो -30 हो गया। तो ध्यान से देखिए इसको और इसको सॉल्व करेंगे, -24 + 28i, बात समझ में आई, ठीक है। नोट करिए इसको, नोट करिए। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज, क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज, किसकी प्रॉपर्टी, गुणन की प्रॉपर्टी, दो समृद्ध संख्याओं के गुणन का प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो यहां लिख देता हूं मैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। चलिए इसमें पहली प्रॉपर्टी है भैया क्लोजर प्रॉपर्टी, अभी पढ़े थे संवरक नियम, ठीक है, हटा रहे हैं। देखिए ये प्रॉपर्टी भैया हमको क्या कहती है, ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर Z1 और Z2 दो समृद्ध संख्याएं हैं, क्या है, समृद्ध संख्याएं हैं, कैसी संख्या है, समृद्ध संख्याएं हैं, ठीक है। तो इनके मल्टीप्लिकेशन से, इनके गुणन से जो एक नई नंबर बनेगी वो भी एक क्या होगी, समृद्ध संख्या होगी, क्या, Z1 और Z2 का जो मल्टीप्लाई होगा ये भी क्या होगी, समृद्ध संख्या होगी, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे, क्या होगी भैया, समृद्ध संख्या होगी ये भी एक, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं, दो समृद्ध संख्याओं का गुणन
एक सम्मिश्र संख्या होती है। क्या भैया, दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणन एक सम्मिश्र संख्या होती है। नोट करिए इसको। नोट कर लिया? ठीक है, आप पढ़ेंगे कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, क्रम विनिमय नियम। कॉम्यूटेटिव लॉ देखिएगा, अगर दो सम्मिश्र संख्याएं हैं Z1 और Z2, ठीक है, और अगर आपने इनका क्या किया भैया, मल्टीप्लाई किया, इनका गुणन किया, तो क्या होगा, वो भी एक सॉरी तो क्या होगा, देखिएगा ध्यान से, अगर हमने क्या किया Z1 इंटू Z2 किया, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगी, चाहे आप ये करिए चाहे ये करिए, ठीक है। कहने का मतलब है इनके गुणन में भी क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। दो सम्मिश्र संख्याओं के गुणन में दो या दो से अधिक भी कर सकते हैं, तो इनके क्रम का कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे Z1 इंटू Z2 करो चाहे Z2 इंटू Z1 करो, बात एक ही है भैया, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। चाहे आप क्या करिए Z1 इंटू Z2 करो चाहे Z2 इंटू Z1 करो, बात एक ही है, इसमें क्रम का कोई महत्व नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगली प्रॉपर्टी नोट करेंगे, एसोसिएटिव लॉ। ये दूसरी प्रॉपर्टी थी भैया, अगली प्रॉपर्टी है साहचर्य नियम। देखिएगा साहचर्य नियम क्या कहता है कि मान लीजिए आपके पास तीन सम्मिश्र संख्याएं हैं, Z1 Z2 एंड Z3, ये तीन आपके पास क्या है, सम्मिश्र संख्याएं हैं, ठीक है। आपके पास तीन सम्मिश्र संख्याएं और इनका आप गुणन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, गुणन कर रहे हो, Z1 इंटू Z2 इंटू Z3, ठीक है, इनका गुणा कर रहे हो। तो सवाल उठता है कि भैया पहले किन दो का गुणन करें, तो भैया एसोसिएटिव लॉ आपका बताता है कि भैया पहले किन्हीं दो का गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे पहले आप Z1 इंटू Z2 कर लो चाहे पहले आप Z2 इंटू Z3 कर लो, ठीक है। कहने का मतलब चाहे पहले इन दोनों का गुणा करके जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आती है उसमें इसका गुणा कर लो, चाहे पहले इन दोनों का गुणा करके एक जो इन दोनों का गुणा करने से एक क्या सम्मिश्र संख्या आएगी उसका इसमें गुणा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एसोसिएटिव लॉ हमारा यही बताता है कि हम क्रम का कोई इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले आप किन दो को मल्टीप्लाई करते हो, आप पहले किन्हीं दो को एसोसिएट कर लो, किसी भी दो को जो आपको आसान लगे, उसके बाद उनके गुणा करने के बाद एक जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगी सम्मिश्र संख्या, उसका तीसरी वाली से गुणा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले आपने किन दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणा किया है। ध्यान रहेगी बात, इसको नोट करिए, साहचर्य नियम नोट करिए। तो हम पढ़ेंगे अब आगे क्या, गुणात्मक तत्समक का अस्तित्व, द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। गुणात्मक क्या भैया, गुणात्मक तत्समक का अस्तित्व, ठीक है, ये पढ़ेंगे। देखिए ये क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती क्या है एक्चुअल में। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब यहाँ ये हो गया कि भैया आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो और उस कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई करो कि उसकी वैल्यू ना चेंज हो। क्या भैया, ऐसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई करो कि वैल्यू ही ना चेंज हो, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं भैया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे कि देखिएगा, मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर हम ले लेते हैं Z, क्या ले लें भैया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हम ले लेते हैं Z, ठीक है, Z ले लिया,
ठीक है। तो अब सवाल उठता है कि इसमें किस नंबर का मल्टीप्लाई करें, किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि इसकी कोई वैल्यू ही चेंज ना हो, ये वापस से जेड आ जाए। तो भाई आंसर है 1। ठीक है, 1 एक क्या है, 1 एक समृद्ध संख्या है। कैसे देखिएगा, 1 इक्वल टू क्या, 1 प्लस 0i, इसको इस फॉर्म में डिनोट करते हैं। यही हमारा क्या हो गया, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, इस समृद्ध संख्या क्या, गुणात्मक तत्समक हो गया। ठीक है, या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गया। क्या हो गया भैया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गया, या यूं कहे कि गुणात्मक तत्समक हो गया। ये भी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये इस फॉर्म की होती है भैया, 1 प्लस 0i इस फॉर्म की होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। ठीक है, इसको एकल समृद्ध संख्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एकल समृद्ध संख्या। नोट करिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गया। अब हम पढ़ेंगे क्या, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम। नोट हो गया। देखिए भैया, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब ये हुआ कि भैया कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, मान लो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है, तो इस z में ऐसी नंबर का मल्टीप्लाई कर दो। क्या, ऐसी नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे नंबर का ऐसी समृद्ध संख्या का गुणा कर दो कि ये क्या आ जाए, 1 आ जाए। क्या आ जाए, 1 आ जाए, मतलब मल्टीप्लिकेटिव क्या आइडेंटिटी आ जाए। क्या आ जाए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। योग, ठीक है, गुणात्मक तत्समक। क्या आ जाए भैया, गुणात्मक तत्समक आ जाए। तो भाई सिंपल है, क्या अगर हम z में 1/z का मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें, 1/z का मल्टीप्लाई कर दें तो 1 आ जाएगा। कोई बड़ी डील थोड़ी ना है। इसी को क्या बोलते हैं भैया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सॉरी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं, आइडेंटिटी बोल दिया। ठीक है, मतलब क्या, गुणात्मक प्रतिलोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, इसी को हम क्या बोलते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम बोलते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ध्यान से देखिएगा, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस IB। ठीक है, अब इसका आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। आइडेंटिटी निकालना तो जानते हैं भाई 1 होती है। ठीक है, अब अगर हमको इनवर्स निकालना है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, तो क्या करेंगे, देखिएगा। पहली बात तो इसके लिए कंडीशन है कि a और b 0 ना हो। ठीक है, क्या a और b 0 नहीं होने चाहिए। तो देखिएगा, अगर हम इसके इनवर्स की बात करें, इसको ऐसे भी दिखाते हैं भैया, पावर क्या, पावर में -1 लगा दीजिए। ठीक है, इसको ऐसे भी दिखाते हैं, तो ये हो जाता है हमारा a अपॉन, इसको निकालने का तरीका a² + b² प्लस यहाँ हो जाएगा -IB अपॉन, आई को आप नीचे भी लिख सकते हो, a² + b²। इस बात का ध्यान रखेंगे। क्या भैया, इस बात का क्या, ये जो a + IB है, इसी में क्या करिए, आप डिवाइड कर दीजिए, यहाँ a² + b² का, और यहाँ माइनस के साथ a² + b² का डिवीजन करेंगे, तो जो बनेगा आपका, वो जो मिलेगा, जो एक समृद्ध संख्या मिलेगी, भाई मिलेगी तो एक समृद्ध संख्या ही। कैसे भाई, यहाँ आई है, ये हमारा क्या वास्तविक भाग हो जाएगा, ये हमारा काल्पनिक भाग हो जाएगा, मिलेगी एक समृद्ध संख्या ही। लेकिन ये समृद्ध संख्या क्या, इसका क्या इनवर्स होगी, इसका क्या होगी, गुणात्मक प्रतिलोम होगी। बात को ध्यान रखेंगे, क्या होगी भैया, गुणात्मक प्रतिलोम होगी। ठीक है, नोट करिए इसको। नोट हो गया। तो भैया आज हमने पढ़ा क्या भैया, एडिशन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन मतलब डिफरेंस, और मल्टीप्लिकेशन। अगले टर्म में एक टॉपिक और बचा है इसी का, अलजेब्रा का। ठीक है, इसी का एक टॉपिक बचता है हमारा क्या, डिवीजन। ठीक है, तो अगले क्लास में हम डिवीजन से शुरू करेंगे। ठीक है, अभी इसका इंट्रोडक्शन चलेगा। ठीक
ठीक है। उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस होंगे, तब एक्सरसाइज पर आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।